जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम देश के सभी सनातन धर्म प्रेमियों को भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और आज का जो वीडियो है उसे शुरू करने से पहले मैं देश के तमाम ब्राह्मण समाज के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, कई ब्राह्मण समाज के कई जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, वो सब बने हुए हैं, उन सभी को, उन राष्ट्रीय अध्यक्षों को देश के प्रधानमंत्री जी ने तो परशुराम जन्म दिवस की, भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस की बधाई नहीं दी, लेकिन मैं देना चाहता हूँ। शिवसेना परिवार की तरफ से सभी ब्राह्मण समाज के जो ठेकेदार नहीं कहूँगा, लेकिन जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं या अपने समाज का नेतृत्व करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं जरा ये आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि शिवसेना या शिवसेना का कोई पदाधिकारी या हमारे राष्ट्रीय प्रमुख किसी भी मानव हत्या का, चाहे वो मानव किसी भी समाज का हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो कोई भी हो, मानव हत्या एक घिनौना अपराध है। और इस अपराध का, चाहे कोई भी अपराधी हो, हम उसका विरोध करते हैं। शिवसेना हमेशा से विरोध करती है और ऐसे अपराधियों को, क्योंकि ये मानव जाति यानी कि मानव की कोई भी हत्या करता है, वो व्यक्ति किसी समाज या समुदाय का नहीं होता है। जो हत्यारा होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है। ये बात देश की जनता समझ नहीं पा रही है, या देश की जो पार्टी इस समय राज्य केंद्र में शासित है वो देश की जनता को समझाना नहीं चाहती। मैं आता हूं, पालघर से ही शुरुआत करते हैं। थोड़े समय पूर्व आप सभी को पता है कि पालघर में 2 संतों की जो हत्या हुई और उनके ड्राइवर की, उस समय देश के अंदर बवाल हुआ कि मॉब लिंचिंग हुई और भगवाधारी जो वहाँ पे सरकार है, और इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कि देश के लोग ये तो कहते हैं कि शिवसेना एक कट्टरवादी हिंदू धर्म की रक्षा कर और कट्टरवादी हिंदू संगठन है। इसके लिए आपका और देश के तमाम सभी लोगों का पुनः धन्यवाद कि कम से कम गुस्से में ही सही, क्रोध में ही सही, लेकिन आप लोगों ने हमें शिवसैनिकों को कट्टर हिंदूवादी संगठन बताया और ये कहा कि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, वो उन्होंने वहाँ ध्यान नहीं दिया और ये 2 संतों की वहाँ हत्या हुई। बड़ा बहुत ज़ोर शोर से, बहुत लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के अंदर 2 पाप हैं। एक तो किसी की निंदा करना भी बहुत बड़ा पाप अपराध है। और सबसे बड़ा अधर्म क्या है? किसी जीव हत्या करना या मानव की हत्या करना। जैन उसमें कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, तो उस पर भी आते हैं। आदमी को, इंसान को हिंसा कब करनी चाहिए? जब उसके परिवार या उसके समाज या उसके राष्ट्र पर जब कोई विपत्ति आए और कोई व्यक्ति, तो उसे हिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। आज और इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं कुछ कहने से पहले एक बात और ध्यान रखिए कि देश के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के किसी भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि देश के अंदर या अपने राज्य के अंदर किसी मानव की हत्या हो। लेकिन अब मैं आता हूं भांड परिवार पे। जी हाँ, भांड परिवार पे।
भांड परिवार कौन है यह आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं किसे कह रहा हूं, क्योंकि लोगों ने हमारी भी सेना को नाम दिया है और भी पार्टियों को नाम दिया है, तो मैंने भाजपा के लोगों को भांड परिवार कहा है। और भांड जो है बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मुझे फोन भी कर रहे कि सर ये आप भांड कह के गाली बक रहे हो। नहीं मित्रों, मैं भी समझाना चाहता हूं कि जो भांड है ये एक भारतीय पहले एक शब्द है। भांड किसको कहा जाता है पता है आपको? भांड कोई गाली नहीं है। भांड हमारे गांव में जब हम छोटे छोटे थे तो जो बहरूपिये आते थे वो कभी इंस्पेक्टर बन के आते थे, कभी राक्षस बन के आते थे, कभी वो गांव के तहसीलदार, मतलब अजीब अजीब से वो अपना भेष बना के आते थे, उन्हें भांड कहते थे, बहरूपियों को भांड कहते थे। और इसी तरीके से आप और आपके मुखिया कई रूप लेके आते हैं, अलग अलग रूप लेके आते हैं, और हमारी देश की जनता जैसे वो भांड आते हैं और उस समय तालियां बजाते हैं, ऐसे ही हमारे देश की जनता इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद, उस समय तो दौर कुछ और था, लेकिन आज मैं देश की जनता की तरफ भी आऊँगा कि देखिए कितना बड़ा हो रहा है कि वो भांड आते हैं या वो आपके सामने आते हैं, अपना बेरुपया रंग दिखाते हैं, उससे देश का भला नहीं होता, लेकिन हमारी देश की जनता उस पर ताली बजाती है, बहुत ताली बजाती है, कहती है कि भगवान है, अगर उन्हें कोई रूप दे के आ गया तो उसको उसी रूप में मान रहे। ये भांड की परिभाषा है। अब मैं आता हूं कि हमारे नहीं कहूँगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र के हैं, सभी समाज के, सभी के लोग हैं, जनता के मुख्यमंत्री हैं, तो महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए ईंट से ईंट बजाने को लोग तैयार हो गए थे। लेकिन आज भगवान परशुराम जी की जयंती, जन्म दिवस पर, भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस पर आज वहां 5 एटा में, ये एटा की घटना है, यूपी के एटा की घटना है, और ये बता दूं ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, मैंने खुद वहां के अधिकारियों से बात करी है और उन्होंने मुझे जो एड्रेस बताया है वो भी ध्यान से, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले की और एटा शहर की बात है। एटा के अंदर श्रृंगार नगर गली नंबर 5 की घटना है, और ये भारद्वाज उनके वहाँ की घटना है। वो रिटायर एक स्वास्थ्य कर्मी थे और उनकी बहू और उनके 3 पोते और उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारे कौन हैं, किस समाज से हैं, परिवार के हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ वो हत्यारे हैं। लेकिन जिस तरीके से पालघर के अंदर संतों की हत्या हुई, वो सिर्फ और सिर्फ हत्यारे थे, वो राक्षस थे। ये भी वही राक्षस हैं जिस तरीके से। तो मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र सरकार का इस्तीफा मांग लिया गया, तो आज आदिनाथ योगी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी अपना इस्तीफा देना चाहिए। शिवसेना की तरफ से मैं मांग कर रहा हूं। और आदित्यनाथ सरकार फेल है। क्यों फेल है? कि थोड़े समय पहले ही पूर्व अभी एक डॉक्टर की भी गोली मारकर वहां हत्या कर दी गई। आप सबको ये सूचना इसलिए दे रहा हूं। और जहां बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश के अंदर अभी थोड़े ही दिन पहले 7 साल की बच्ची के साथ 2 राक्षसों ने, नरभक्षियों ने उसके साथ गलत कार्य किया और उस बच्ची की आंखें निकालकर उसके हाथ पैर बांधकर और वहां डाल दिया। ये सब खबरें देश का जो चौथा स्तंभ है, देश का जो चौथा, ये खबरें मुझे नहीं देनी चाहिए थी आपको। ये खबरें जनता से कह रहा हूं मैं। भांड परिवार से बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं जनता से ये कहना चाहता हूं कि ये सब खबरें जो देश का चौथा स्तंभ है, मैंने सुना था और मुझे पता है कि पत्रकारिता का जो धर्म है उसकी कलम झुकती तो है, लेकिन देश में सच्चाई और सत्य को उजागर करने के लिए। लेकिन मैं समूचे पत्रकार मीडिया बंधुओं को तो मैं कह नहीं सकता, ऐसे नहीं है कि 5 उंगलियां बरोबर होती है, लेकिन कुछ दलाल जिन्होंने 2-2 चश्मे लगा रखे हैं, एक चश्मा तो खुद और एक चश्मा भारतीय जनता पार्टी का भी लगा रखा है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अलावा और उनकी तारीफों के अलावा देश में क्या हो रहा है, देश की स्थिति क्या हो रही है, किसानों की फसलें नष्ट हो रही है, किसान बर्बाद हो रहे हैं, गरीब मजदूर
अपने अपने राज्य के दूसरे राज्यों में जो हैं वो तड़प रहे हैं, और वहाँ के राज्यों के मुख्यमंत्री जब केंद्र सरकार से उनको लाने की या उनको भेजने की तो केंद्र सरकार उनको मना कर रही है। सिर्फ उनको एक यूपी नजर आता है। यूपी के मुख्यमंत्री जब चाहते हैं लोगों को दिल्ली के बस स्टैंड पे बुला लेते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री जब चाहते हैं वो सब कुछ कर लेते हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 23 मतलब अपनी सरकार बनाते हैं, अपनी सब कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ अभी अफीम की खेती हो रही है, उनकी वहाँ फसलें नष्ट हो रही है। ऐसे त्राही मची हुई है पूरे देश के अंदर, और हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप है। क्यों चुप है? क्यों नहीं बोलते वो? अब आ जाता हूं मैं उस मौलाना साद पर। मौलाना साद नहीं है, वो कोरोना साद है। उस कोरोना साद पर आता हूं मैं कि मुझे एक बात बताइए, हमारे फिर वही पालघर वाली बात, 48 घंटे के अंदर 101 आदमी गिरफ्तार हुए, 200 से 250 लोगों पे मुकदमे हो चुके हैं मात्र 48 घंटों के अंदर। और जिस आदमी ने, उस मौलाना ने, उस साद ने, पहली बात तो आपको इसके गुनहगार जितना मौलाना साद है उतना गृह विभाग भी है और इंटेलिजेंस कंपनियां वो भी हैं जिन्होंने तबलीगी जमात को यहाँ होने दिया और विदेशियों को आने दिया, क्योंकि 31 अक्टूबर को पता चल चुका था 2019 को कि कोरोना रूपी एक ऐसी महामारी और ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद देश में उस अंतिम मध्य प्रदेश सरकार बनाने तक भारतीय जनता पार्टी नहीं रुकी। उसका भुगतान जिस तरह अमेरिका में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जी, वो ओबामा, ट्रंप है, उसी तरीके से हमारे देश के प्रधान, उन्होंने ट्रंप को भी ओवर कॉन्फिडेंस था और उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, आज उसका भुगतान उनको देना पड़ रहा। इसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने पार्टी की सरकारें बनाने के लिए देश में सही समय पे उचित निर्णय नहीं लिया, वरना आज हमारे देश में बीमारी आती नहीं, और आती तो शायद हमारे इतनी तरीके से राज्यों को और इस तरीके से घिराव नहीं होता, क्योंकि बीमारी उड़कर आई है, प्लेनों में बैठकर आई है, बड़े बड़े हवाई जहाजों में बैठकर आई है। कोई मजदूर पैदल चलकर नहीं आई, किसी किसान की फसल काटते हुए नहीं आई। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की मीडिया पे वापस आना चाहता हूं। देश की मीडिया आज यूपी पे चुप क्यों है? वो जो बड़े जोर जोर से चिल्ला रहा था अभी 3 दिन पहले, मैं किसी पार्टी का पक्ष ले रहा हूं, लेकिन 3 दिन पहले चिल्ला रहा था बड़े जोर जोर से, डिबेट करता है, खुद ही लोगों को बुलाता है और खुद ही 1 घंटे तक अपनी टीवी पर चिल्लाता रहता है, खुद ही चिल्लाता रहता है, किसी को बोलने भी नहीं देता। मेरे से एक बार डिबेट करे वो जरा डबल चश्मा, मैं उसको बताऊंगा डिबेट क्या होती है। किसी दिन मेरे जैसे को बुलाए, मैं बताऊंगा उसको कि डिबेट क्या होती है, ठीक है। लेकिन पत्रकारों का धर्म जो होता है उसे भी अपनाना चाहिए। और भांडो, शिवसेना को तुमने छेड़ तो दिया, और सोशल मीडिया पे जो तुम लिख रहे हो, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से तुम कर रहे हो, इस सोशल मीडिया सेना भवन से सख्त आदेश सभी राज्यों के राज्य प्रमुखों को पहुंच चुके हैं। जिन जिन राज्यों में सोशल मीडिया के माध्यम से शिवसेना के लिए गलत टिप्पणियां करी गई या हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के लिए गलत टिप्पणी करी गई, उन सब पे सभी राज्यों के राज्य प्रमुख और वहां की आईटी सेल नजर गड़ाए हुए हैं, बिल्कुल नजर गड़ाए हुए हैं। लॉकडाउन खुलने दीजिए, और आपको धन्यवाद देने के लिए कि पुरानी शिवसेना कहाँ है, आपको पुनः इस देश को पुनः शिवसेना क्या होती है वो बताने हम शिवसैनिक रोड पे आपसे मिलेंगे और हमसे मिलेगा। इसी कड़ी में मैं सिर्फ, और वीडियो बहुत सारे हैं मेरे पास, मेरी नज़र सब पर है, एक हरा कमीना, और मैं उस नीच को कहना चाहता हूं, वैसे नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन मेरे अंदर से अचानक खून खोल गया, और मैं यूपी के राज्य प्रमुख अनिल ठाकुर जी से भी कहना चाहूंगा, यूपी के अनिल ठाकुर जी राज्य प्रमुख और उत्तर प्रदेश के सभी शिवसैनिक, क्या आपका खून जाम गया है या खून पानी हो गया है? एक आपके वहीं का कोई अनुराग गोस्वामी है, मैं अभी उसका डालूंगा इस वीडियो के बाद में, और उसने उद्धव ठाकरे जी को गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है और उसने महाराष्ट्र में मातोश्री भवन तक पहुंचकर और धमकी दी है।
तो मैं उस कमीने को, उस हरामजादे को ये कहना चाहता हूं, कटमुल्ले की औलाद को, कि तेरी पूरी सोशल मीडिया की पूरी फेसबुक मैंने देखी है। उसमें तू जो भारतीय जनता पार्टी और भांडो परिवारों के जो उनके नेताओं के साथ तू घूम रहा है। और आप, हाँ, ये कौन है ये मैं और बता देता हूं। कोई राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी का, राष्ट्रीय युवा सेना का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं तेरे को कमीने ये कहना चाहता हूं कि ये ध्यान रखना, हम वो नहीं है जो एफआईआर करवाएंगे, हम तो वो हैं जिनकी लोग एफआईआर करवाते हैं। हम वो शिवसैनिक हैं जिनकी दुनिया एफआईआर करवाती है। हमारा इतिहास उठा के देख लेना। तुझे लॉकडाउन खत्म होने के बाद जैसे ही ये माहौल ठीक होता है, ये लखन सिंह पंवार खुली धमकी देता है, जाके तू एफआईआर करवा देना मेरे नाम की, कि तुझे वो तेरे ही शहर में नंगा करके, गंजा करके, काला मुंह करके, और तेरा अगर जुलूस नहीं निकाला तो मेरा नाम लखन सिंह पंवार नहीं है। तू क्या कहता है रामजादे कि उद्धव साहब को चुड़िया भेजेगा? जहां से बना है ना वहां से नीचे 6 कदम छोटा कर दूंगा तुझे। खुला चैलेंज है मेरा, जाके एफआईआर करवा देना अभी से। तुझे बचा ले पुलिस। मैं जेल चला गया, उसके बावजूद भी मेरा कहा पूरा होगा। अनुराग कोई गोस्वामी है उत्तर प्रदेश का, उसने, और सुन ले तो ये जो, और उसके अलावा और भी ध्यान रख लो, देश में जितने भी तुम हरामजादे शिवसेना के लिए गलत गलत टिप्पणी और फेसबुक पे आ रहे हो, तो घड़ी दौरा नहीं है, टीके लगा लिए, मालाएं डाल ली और अपने आप को बड़ा वो बता रहे हो धर्म के रक्षक। तुम धर्म रक्षकों से, तुम भांडों से लखन सिंह पंवार और पूरे देश की शिवसेना जरूर मिलने आएगी, ये ध्यान रखना। और भांडो, अपने राज्य के दूसरे पे कीचड़ उछालने से पहले अपनी सरकार और अपनी तरफ देखो। पुनः देश के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जीव हत्या हो या किसी भी तरीके की हत्या हो, ये एक निंदनीय और घोर अपराध है। ऐसे राष्ट्रपतियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी नहीं, मैं तो कहता हूं देश में ऐसा कानून पास हो कि इस तरह की मॉब लिंचिंग या इस तरीके की जो हत्याएं हैं, उन्हें देखते ही उन्हें तुरंत प्रभाव से गोली मार दी जाए। उन पे कोई किसी तरीके का, चाहे वो मॉब लिंचिंग ही नहीं, विदेश की बेटियों के साथ अगर कोई बलात्कार करता है या ऐसा संगीन अपराध जो मानवता को शर्मसार करता है, ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से गोली मार दी जाए। उन्हें ना तो जेल में रखा जाए, ना कोर्ट ले जाया जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों पे पैसा देश का खर्च करना बेकार है। और फिर पुनः थोड़ी बहुत शर्म हो भांडो तो कोरोना साथ को गिरफ्तार कर लो। वो कोरोना साथ इसी देश में है, कोई ओबामा नहीं है। वो जो गायब हो गया, वो खुद कह रहा है कि क्राइम ब्रांच को, देश के जो बड़ी बड़ी एजेंसियां, उन सबको मेरा एड्रेस पता है। तो शर्म करो, जनता समझ रही है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।